नमस्ते मेरे शेरों। एनडीए और सीडीएस की इस तैयारी के माहौल में हमें पसीना बहाना पड़ता है, कदम कदम पर हौसलों को आजमाना पड़ता है। मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्त जिन्हें देश के लिए जीना और मरना आता है। आपके जज्बे को सलाम, आपकी इस तैयारी करने के अंदाज को सलाम। आप लोगों की इस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वो ताकतवर तरीके कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये प्रभु कृष्ण का जो सुदर्शन है आप लोगों को ताकतवर बनाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे भाई ये जो सुदर्शन सीरीज है ना, इसमें मैं आज आपसे वायदा करता हूं आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन से डरना खत्म कर दूंगा। लेकिन बस आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है, कमेंट्स में भी प्रॉमिस लिखेगा। प्रॉमिस आपसे सिर्फ एक चाहिए, दिल से सीखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप इस क्लास को देखोगे ना तो सर आप में ना 1% भी चेंज नहीं आएगा। और जो मेरा छोटा सा भाई दिल से सीखने की कोशिश करेगा ना, मैं उसके अंदर 100% चेंज ला सकता हूं। लेकिन आपको इसी क्लास को एक बार और देखना होगा, बिल्कुल आराम से ये सोचने की कोशिश करना एक बड़ा भाई आप लोगों को समझा रहा है, बस आपको वही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रिहेंशन की, कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान से समझने हैं। देखिए मेरे छोटे भाइयों, आप लोग 3 तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को बनाना सीखे हैं। पहला तरीका आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ हमने देख लिया, कोई बात नहीं। पहला तरीका हम लोगों ने समझा कि सर लिखे हुए इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखने का काम करेंगे, ठीक है ना जी। यानी कि पहली स्टेज में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, फिर क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसके बाद इसके आंसर्स बनाने शुरू कर देंगे। तो पहली आपकी स्टेज है। दूसरी स्टेज आप लोगों ने क्या तैयार की है क्वेश्चंस को बनाने के लिए? आपके सामने जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है मेरे छोटे भाइयों, इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपने पार्ट में पढ़ा कि पहले 4 लाइन पढ़ी, पहला क्वेश्चन बना लिया, फिर 2-3 लाइन पढ़ी, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया, फिर अगली लाइन बनी, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, चौथा नहीं बना, डाउट में है, छोड़ देंगे, पांचवा हमने बना दिया, खत्म। तो एक तरीका आप लोगों का ये है, ठीक है ना, पार्टिटिव यूज ऑफ योर नॉलेज। आधे आधे पढ़े, आंसर बनाने शुरू कर दिए। फिर हमारे कुछ ऐसे भी लाडले बच्चे हैं जिन्होंने एक अपनी ऐसी यूनिक अप्रोच अपना ली, जिस अप्रोच की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना सिखा दिया, बहुत ज्यादा टाइम लगाना सिखा दिया, समझ रहे हैं। अच्छा, एक बार अपने मन से ये सोचने की कोशिश करना, आपका एग्जामिनेशन में दुश्मन कौन है? क्या वो इन्विजिलेटर जो आपके चारों ओर मंडराता है? क्या वो टेबल, वो चेयर जिसके ऊपर बैठकर आप पेपर दे रहे हैं? सर सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही आप लोगों को असफल बना देती है, ठीक है ना। तो आपके फेलियर का बड़ा रीजन क्या है? अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, ठीक है। और ये जो आपकी अप्रोचेज है, इन अप्रोचेज में से ही हमें एक सही अप्रोच पर आप लोगों को लेकर जाना है। तीसरी अप्रोच आप लोगों ने ऐसी बना ली है मेरे भाई, लिखे हुए पूरे के पूरे पैसेज को मेरे भाई आप लोग पहले तो पूरे पैसेज को चाहेंगे कि सर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस को देखूंगा, क्वेश्चंस को भी सबकॉन्शियस माइंड में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और उसके बाद आंसर मेकिंग। तो ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्टेज वाला क्वेश्चन तरीका हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्टेज वाला ये तरीका हो गया। यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए मामला गड़बड़ हो गया। एक चौथी ट्रिक और अपनाई है, ये उन बच्चों की टेक्निक है जो बच्चे इंग्लिश को बहुत जल्दी समझने की क्षमता रखते हैं, या फिर मैं कहूं जिनकी बैकग्राउंड में इंग्लिश उनके लिए ताकतवर है। तो उन बच्चों ने क्या किया, लिखे हुए पैसेज को पढ़ने से पहले क्या तरीका अपनाया, जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, पहले सभी के सभी क्वेश्चंस को इन बच्चों ने पढ़ा, ठीक है ना जी। पहली स्टेज में क्वेश्चंस को पढ़ा और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर और उसके बाद इसके आंसर्स बनाए, ठीक है ना जी। अब ये 4 तरीके आपके सामने, इन 4 में से मैं जानता हूं आप में से ही बैठा हुआ है ये शैतान बच्चा जो पीली टी शर्ट पहने हुए है। सर आप में से इन चारों तरीकों में से ही कोई एक तरीका आपने अपनाया है कॉम्प्रिहेंशंस बनाने का, ठीक है। अब मेरे छोटे से भाइयों दिमाग में एक सवाल उठेगा आपके, क्या सवाल उठेगा कि सर आप इन चारों मेथड्स में से किस मेथड को वैलिडेट करते हैं? देखो मेरे भाई, मैं अपना वर्डिक्ट समझाता हूं और फिर उसको लॉजिकली तोड़ना भी शुरू करता हूं। देखिए, अगर लेवल पे एक्सपर्ट हैं, अगर आप लेवल पे एक्सपर्ट हैं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है
एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, एक ऐसी योग्यता जिसमें आपके सामने जो लिखा है आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो इस योग्यता के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हम तब चल सकते हैं जब हमारी इंग्लिश दुरुस्त है, बढ़िया है। आपने पूरी ग्रामर का कोर्स मेरे साथ पढ़ लिया है, आपने एक अच्छे लेवल पर वोकैबुलरीज पढ़ ली हैं, तो आपको इस मेथड से जाना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला जो मेथड है कि टुकड़ों में बांटकर पढ़ना, सर ये जुगाड़ पद्धति सबसे बड़ा फेलियर का कारण है। और जिस बच्चे ने पैसेज को पहले पूरा हिंदी में समझा, उसके बाद क्वेश्चंस की हिंदी निकाली, फिर आंसर्स बनाने शुरू किए, सर ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप इतना टाइम लगा देंगे कि आप अपने पेपर को टाइम से पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा मेथड कौन सा है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल शुरुआत में सीखना चाह रहे हैं, तो सर बिल्कुल बिगिनर या शुरुआत में सीखने वाले बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन को टच करने से पहले यही एक बार देख लेना चाहिए कि आप पूछना क्या चाहते हो, ठीक है ना। यानी कि हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ना आसान हो जाएगा। पहली बात ये समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे मेरे भाई। जब भी आप किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का काम करते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि सर हम इसको क्यों पढ़ें। आपको हैक्टिक फील होना शुरू हो जाता है, आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और आपका मन करता है कि हम इसको क्यों ही पढ़ें। तो सबसे पहले तो इसके फायदे समझ लो मेरे भाई। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर आपकी एक योग्यता, आपकी एक एबिलिटी तैयार होती है किस चीज में, किसी भी चीज को पढ़ना और साथ साथ समझना, ठीक है ना। अब देखो कल को आप जब जॉब करेंगे ना, जॉब तो मुझे नहीं कहना चाहिए, जब कल को आप देश की सेवा में कार्य करेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पढ़ने को मिलेंगी और एक बार में पढ़ते ही आपको समझ आ जाए, ये चीज बहुत जरूरी होगी, समझ रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहला फायदा है। इसके बाद एक दूसरा फायदा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर ही मेरे नन्हे बच्चों आप लोगों को क्लोज टेस्ट भी बनाने में मदद मिलेगी। समझ रहे हैं क्लोज टेस्ट क्या होता है मेरे भाई, सर आपके सामने एक पैसेज ही होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, जिसके अंदर से आपके कुछ शब्दों को गायब करके उनको सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को फिल करने के लिए दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं ये सारे के सारे शब्द इसमें फिट करूंगा तो मुझे ये तो पता चलेगा कि ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही है। इसी के बेसिस पर आप लोगों को मेरे नन्हे बच्चों जो PQRS वाला सीक्वेंस वाला क्वेश्चन दिया जाता है, पैराजंबल, सर पैराजंबल को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQR और हमारे सामने S, चाहे भले ही इसके अंदर मेरे भाइयों सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 6 भी दिया जाता है, आप जब इसको रीऑर्गेनाइज करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो मेरे भाइयों ये अपने आप में कुछ और नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में ही बन जाता है। यानी कि अगर कॉम्प्रिहेंशन को ठीक से मेरे बच्चों आपने समझ लिया तो इसी के बेसिस पर पैराजंबल, इसी के बेसिस पर क्लोज टेस्ट बनाने भी आप लोगों के सुधर जाएंगे। वरना हम कितनी ही कोशिश ये करते रहे कि सर हमारे पैराजंबल नहीं बन रहे, सर S1 S6 में बड़े परेशान हैं। परेशान तो हर कोई होता है, लेकिन समझदार वो इंसान है जो परेशानी को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाए, ना कि उस परेशानी में और ज्यादा परेशान हो जाए, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई जब हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन, ये तो दो इंपॉर्टेंस मैंने आप चीजों को बता दी हैं। अब जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की दो हमारे सामने स्टेजेस हैं, एक जिसे हम कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है, और एक जिसे हम कहते हैं स्किमिंग। ये दोनों की दोनों टर्म्स आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसी जादूगर ट्रिक्स भी लेकर आया हूं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन सबसे आसान आप लोगों को ही महसूस होगा, ठीक है मेरे भाई। स्कैनिंग के बारे में हम बात करते हैं तो स्कैनिंग के बारे में समझेंगे ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चों आपका एग्जाम कब है, तो आप एग्जैक्ट डेट बता देंगे। अगर आपके सामने नोटिफिकेशन आती है ND और CDS की, और मैं अगर आपसे पूछूं जरा इसमें ये देखकर बताओ कि आप लोगों की क्या क्या फिजिकल कंडीशंस हैं, तो आप उसको स्कैन करेंगे, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे, समझ रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों के सामने कोई भी पैसेज बताऊं और मैं आपको बताऊं मोटा माटी तरीके से बताओ ये किस चीज के बारे में है, तो आप जनरल आइडिया बताएंगे। तो मेरे भाई स्कैनिंग हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ढूंढते हैं, कोई स्पेसिफिक जानकारी हमें ढूंढनी होती है, ठीक है ना। कोई भी एक स्पेसिफिक जानकारी का मतलब कोई भी डेटा है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसके आधार पर हम किसी भी चीज को डिकोड कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। जब स्किमिंग की हम बात करते हैं तो ये जनरल इंफॉर्मेशन का काम करती है कि किसी भी चीज की जनरल इंफॉर्मेशन
इसी को हम जिस्ट भी कह सकते हैं, इसी को हम जनरल आइडिया भी कह सकते हैं कि ये पैसेज आखिर किस चीज के बारे में है। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेज मैंने आपको इसलिए ही बताई हैं कि अगर आपकी स्कैनिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बना सकते हैं, अगर आपकी स्किमिंग अच्छी है तो आप उसी पैसेज की थीम, उसका सेंट्रल आइडिया, ये किस बारे में कह रहा है, समझ रहे हैं। तो इन दोनों की दोनों चीजों को जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा आप लोगों को इसका ध्यान दूंगा कि यहां से आपका स्कैनिंग मोड ऑन हो जाना चाहिए और यहां आपकी स्किमिंग की जरूरत है। स्किमिंग जब हमें ध्यान से देखनी होती है तो स्किमिंग अधिकतर एग्जाम्पल्स को हम लोग रीड करते हैं कि एग्जाम्पल्स किस तरीके के हैं, एग्जाम्पल्स किस तरीके की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने मिलता है मेरे भाई, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर ही हम लोगों को मूड, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, टोन ऑफ द पैसेज, मूड या टोन ऑफ द पैसेज की जानकारी हो जाती है कि पैसेज के लिखने के पीछे क्या एटीट्यूड है किसी भी राइटर का, समझ रहे हैं। ठीक है, हम स्कैनिंग क्यों करते हैं? स्कैनिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं जब हमें किसी वर्ड का सिनोनिम ढूंढना हो, किसी वर्ड का एंटोनिम ढूंढ रहा हो, ठीक है ना, कभी कभी किसी फ्रेज का मीनिंग हमें देखना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? राइट या रोंग, करेक्ट इनकरेक्ट, या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस की बात हमें करनी हो। तो मेरे भाइयों अब आप लोगों को लग रहा होगा सर अब देखो अब हमें क्वेश्चन बनाने की ना टिप्स बता दीजिए, बहुत हो गया, आपने ना बिल्कुल डरा दिया है हमारे, क्योंकि आपने हमारी सारी तो कमियां बता दी है ना। देखो दोस्त, आप जब भी यहाँ पर आओगे ना, इस चैनल पर आप पढ़ने आओगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, कमियों को पहचान कर अपनी ताकतों को बढ़ाना। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान हनुमान कमजोर ही रह जाते अगर उनको राम और रावण के युद्ध के लिए उनकी ताकतों का एहसास ना कराया जाता। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपने दिमाग में इस चीज को बैठा कर चलो, मैं आपको आपकी कमियां बताऊंगा, जितना कमियां आपकी बताऊंगा ना आप उतना कहोगे सर ठीक है अब इनकी रेमेडीज बताओ, इनका इलाज बताओ। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं। बहुत प्यारी टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो बच्चा बेसिक लेवल से पढ़ना चाह रहा है इन टिप्स को अब अपनी आदत में उतारना है। सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या करना है, आपको अपना माइंड सेट ठीक करना है, ठीक है ना जी। सबसे पहली रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ लो। ये ऑप्शनल है लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक वीक होते हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। पहले एक बार फटाफट से क्वेश्चंस आप देख जाओ। जैसे आपने क्वेश्चंस देख लिए तो क्वेश्चंस देखने के बाद ये आइडिया हो जाता है अच्छा हमें जवाब किस किस चीज का ढूंढना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो स्किम करना है, स्किम का मतलब जनरल इंफॉर्मेशन के लिए फटाक से एक बार देख लेना, अच्छा अच्छा हर एक क्वेश्चन में क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक वर्ब, मैंने क्या लिखा, कोई भी एक वर्ब या वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यही दो चीजें ऐसी होती है जिनसे सवाल पैदा होता है। तो इन्हीं पर हमारा सारा फोकस होता है कि ये एग्जैक्टली किस तरीके की वर्ब की इंफॉर्मेशन निकालनी है, या वर्ब के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो स्किम करना है क्वेश्चंस को, फटाफट से देखना जनरल इंफॉर्मेशन, चॉइसेस जो आंसर में है उनको बिल्कुल नहीं देखना बिफोर रीडिंग द पैसेज, ठीक है ना। इससे हमें क्या फायदा मिल जाएगा, सर्च मिशन मिल जाएगा। आप इस सर्च मिशन को हाइड एंड सीक भी कह देते हैं, ठीक है ना। देखो मेरी पूरी दिल से ये दुआएं हैं कि आप फटाफट से एक अच्छे लेवल के ऑफिसर बन जाएं। और जब आप फील्ड पर काम करोगे ना मेरे भाई, मान लीजिए आपके सामने एक सस्पेक्टेड एरिया आपको दिया और कहा कि यहाँ 6-7 टेररिस्ट होने की संभावना है, तो आप क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि लिए हथियार और सीधे उतर गए, नहीं सर, पहले आप स्किमिंग करेंगे, पहले उस एरिया के पूरे प्लान को समझेंगे कि यहाँ क्या प्लानिंग काम कर सकती है। फिर आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे, वहां के पूरे मैप को रीड करेंगे, कहाँ हाइड हो सकता है, कहाँ हम सीक कर सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं, समझ रहे? यू विल नो व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, नेम, डेट, ओपिनियन, ट्रांजिशन। एज यू रीड मेकिंग योर फर्स्ट रीड मोर एक्टिव एंड एफिशिएंट। इससे आपकी जो रीडिंग है वो क्या हो जाती है, एक्टिव भी होती है और एफिशिएंट भी होती है। पॉइंट नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं। जैसे आप जनरल रीड कर रहे हैं क्वेश्चंस को, मेंटली अपने दिमाग में चीज बनाकर चलना, क्या पूछना चाह रहा है, जैसे बिग पिक्चर, मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस, टाइटल, ऑथर की टोन।
स्किमिंग में ही ये चीज आ जाती है कि इसका अगर टाइटल पूछा जाए तो टाइटल क्या रखा जा सकता है। अगर इसके अंदर मेन आइडिया को ही हम थीम कहते हैं, ठीक है ना सर। प्राइमरी पर्पस क्या है इसको लिखने का, टाइटल थीम के आधार पर ही लिखा जाता है। ऑथर की टोन क्या है, समझ, अब ऑथर की टोन को पहचानना भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद स्पेसिफिक डिटेल का मतलब आप आ गए हैं किस जोन में, स्कैनिंग वाले जोन में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर स्टेट्स दैट, ये जो चीजें ना पैसेज के अनुसार, ऑथर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये चीजें हमें डीप रिसर्च के लिए एक्टिवेट करती हैं। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का भावार्थ हमें देखना होता है, किस भाव से इसका अर्थ निकलता है। इट कैन बी इन्फर्ड, इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि द ऑथर इंप्लाइज दैट, ऑथर ये बताना चाहता है, ठीक है ना। तो इनके आधार पर हमें समझना है कि राइटर का क्या एटीट्यूड है। नेक्स्ट पॉइंट, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोई भी वोकैबुलरी, देखो मेरे बच्चों, देखो मैं अगर आपके सामने इस शब्द को ध्यान से देखूं, ठीक है, तो इस फैन का मतलब, सर इसके दो मतलब निकल कर आ गए, एक वो पंखा जो सिर पे घूम रहा है और एक फैन का जो मतलब होता है जो किसी इंसान की एक्टिविटीज को, उसके बिहेवियर को इतना पसंद करता है कि वो करना चाहता है ना। अगर आप अगर मान लीजिए आप किसी हीरो या हीरोइन के फैन हैं तो आप उनकी आदतों को पसंद करते हैं, बिहेवियर को पसंद करते हैं और वैसा ही आप भी करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, फैन का मतलब। तो अब इसका अर्थ हमें कैसे पता चलेगा, इससे पहले और इसके बाद लिखी हुई बातचीत से, समझ रहे हैं। इसी पॉइंट को यहां क्या कहा है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। पूरे लिखे हुए वाक्य पैसेज के अंदर किसी शब्द का क्या कॉन्टेक्स्ट जनरेट होता है। द वर्ड एक्स मोस्ट नियरली मीन्स, यहां पर उदाहरण के लिए एक मैंने वर्ड एक्स लिखा है, ठीक है, पता चले आपको उस एक्स की याद आ रही हो, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग इस सेंटेंस के आसपास क्या बैठता है, ठीक है ना। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी पैसेज अगर लिखा हुआ है तो पैसेज की बैकग्राउंड क्या क्रिएट करना चाह रही है, उसका अपना किस तरीके से ढांचा दिया हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने एक फिल्म देखी होगी कोई भी रिसेंट, सैयारा फिल्म आपने देखी है। अब सैयारा फिल्म का स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, एक ऐसा लड़का है जिसकी मम्मी नहीं है, उसके पिता इसी मतलब विक्टिमाइजेशन की वजह से शराब पीते हैं, ठीक है ना। बेटा एक तरीके से अय्याश भी हो जाता है और बेटा बेफिक्रा भी हो जाता है, लेकिन उसके पास एक टैलेंट है जो गाने की काम करता है। उस गाने की वजह से उसका अपना एक ग्रुप होता है जो उसे बहुत पसंद करता है और उनको लगता है कि ये आगे जाकर बहुत कुछ करेगा, समझ रहे हैं। हालातों से लड़ते हुए, हालातों से मारा हुआ होने की वजह से एक ऐसी जगह वो पहुंचता है जहां उसको एक बहुत अच्छा चांस मिलने की संभावना है, लेकिन उसके पास राइटिंग स्किल नहीं होती। राइटिंग स्किल के लिए उसको कोइंसिडेंस एक लड़की मिल जाती है और इसके बाद ये पूरी नॉनसेंस आगे बढ़ जाती है। समझ में आ रही है मैं ये क्या बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है ना। कि एक गरीबी से बिगड़ा हुआ एक लड़की मिल जाती है, लड़की उसको राइटिंग में और उसके गाने में मदद करती है। उसके बाद में पता चलता लड़की बीमार है, लड़की को वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि लड़की के साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं और उसे अपना एक अच्छा फ्यूचर भी दिखता है, लेकिन लड़की बेवकूफी करके उसको छोड़ के चली जाती है कि ये अपना काम नहीं संभालेगा, आज इसका नाम हो गया लेकिन ये अपने नाम को खराब कर लेगा, मेरे चक्कर में मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ। लड़का फिर भी सक्सेसफुल होके उसको फिर भी ढूंढता रहता है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना जी। आप कहोगे वाह गुरुजी वाह, फिल्म देखी पर आपकी नजरों से पहली बार तीर तुम्हारे दिल के पार जाएगा अगर तुमने मेरी इस मोहब्बत को पढ़ाई से जोड़ लिया मेरे शेर। आगे पढ़ते हैं, प्राइमरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पैराग्राफ क्या है, आगे बताऊंगा इस बारे में। वाइल रीडिंग द पैसेज, एक्टिव रीडिंग चाहिए भाई। जब आप ऑप्शंस पढ़ लेते हैं उसके बाद जब पैसेज को पढ़ना चाहें तो रीडिंग एक्टिव होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए किस जगह, किस कोने पर, किस लाइन के अंदर कौन से शब्द के लिए क्यों राइटर ने उसको यूज किया है, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखिएगा क्या चीज भाई, रीड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। नोट्स जस्ट फैक्ट, फैक्ट नहीं ढूंढने, ना 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 ना, फैक्ट नहीं ढूंढने, फैक्ट ढूंढने वाला तो ज्यादा मारा जाता है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्यों। डोंट गेट बोग्ड, पजल्ड नहीं होना है बाय कॉम्प्लेक्स टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स को देखते ही बच्चा परेशान हो जाता है, डिटेल्स सामने आती है, वो मतलब ऐसा कंफ्यूज होता है, अरे यार इसका तो मुझे मीनिंग ही नहीं पता क्या हुआ। अगर मेरे बच्चों किसी टीचर को कहा जाए ना ये कॉम्प्रिहेंशन आप इसको बनाकर दिखा दीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक दो ऐसे वर्ड्स आए कि टीचर को भी उनका मीनिंग नहीं पता। आप कहोगे है, मैं कहूंगा हाँ,
यही तो मजेदार बात है। अगर किसी टीचर को भी कह दिया जाए ना इस पूरे के पूरे पैसेज में कोई बार आप बना के दिखाओ, तो एक दो वर्ड्स ऐसे होंगे कि उसको भी नहीं पता। टीचर है भाई, कोई बाल्टी थोड़ी है पानी भर दिया कि इसी से सब कुछ आपको काम चलाना है, टीचर को भी नहीं पता। तो क्या करना है, किसी भी शब्द के आसपास लिखे हुए जो भी हमारे सामने वाक्य है उसके अकॉर्डिंग हम उसके मीनिंग को जनरेट करते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, ये आदत आपको भी आएगी, ठीक है ना। मेन आइडिया के आधार पर व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट और थीसिस, थीसिस का मतलब थीम समझिएगा, यूजुअली फाउंड इन फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहना चाहता है इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। पैराग्राफ का पर्पस क्या है, व्हाई डिड द ऑथर इंक्लूड ईच पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ क्यों शामिल किया गया है। अगर मान लो मैं इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझूं तो ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है, एक दो और तीन पैराग्राफ है। यहां पर हमारे सामने राइटर ने क्या कहना चाहा, यहां हमारे सामने राइटर ने क्या कहना चाहा और इस पैराग्राफ को क्यों लिखा, इस पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं बेटा मैं आपको ये चीज बता रहा हूं तो इसके लिए कोई रेडीमेड अप्रोच है, नहीं, आपको इसके लिए माइंडसेट अपना बनाकर चलना। माइंडसेट बन गया फिर ये बन जाएगा। Why did author include each paragraph to introduce, ठीक है, to provide evidence, उसने किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहा है इस पैराग्राफ से, या किसी चीज का एविडेंस मीन्स सबूत दिया है, या फिर वो काउंटर आर्गुमेंट देने का काम कर रहा है, या किसी चीज का निष्कर्ष निकाल रहा है। ये चीज हमें देखनी है हर एक पैराग्राफ में, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, ऑथर की टोन क्या है। अब ऑथर की टोन को पकड़ने के लिए हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। ऑथर की टोन को पकड़ने के लिए हमें क्या करना है कि वो किस तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है सर, वो एनालिसिस कर रहा है कि कौन सी बात अपने आप में सही है और कौन सी बात अपने आप में गलत है, उसके बाद वो अपनी बात बताएगा। सर सपोर्टिव है, किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, अब राइटर इस बात को सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्टिव हो गया। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट को जिसको यहां पर राइटर लिख रहा है उस चीज पर अपना डाउट दिखा रहा है, उसको उस पर शक है, उस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है किसी चीज को लेकर उसके मन में जोश है। एडजेक्टिव और वर्ब का ध्यान रखना, इन्हीं से उसकी टोन पता चल जाएगी, समझ रहे हैं। अब अगर मेरी टोन आपको पहचाननी हो तो मेरी टोन के लिए आप किसको देखोगे, मेरे वाक्यों के अंदर जो वर्ब है, जो क्रिया है, वर्ब है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे एक्शन जस्टिफाई हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं कुछ एडजेक्टिव्स का यूज करूंगा, कुछ विशेषण का प्रयोग करूंगा जो किसी भी बात के लिए अच्छे या बुरा कहने की, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मैं अगर कहता हूं आई क्लास, अब इससे कुछ पता चल रहा है मेरे मूड के टोन के बारे में, आप कहेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने यहां पर लिख दिया आई एम और उसके बाद मैंने लिख दिया इग्नोरिंग, तो आप कहोगे सर आई एम इग्नोरिंग, इग्नोर करने का मतलब तो नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब मेरा मूड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, बोलो हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने एक और वाक्य लिखा दिस इज, और उसके बाद मैंने लिखा ए ब्लैंक और उसके बाद लिख दिया क्लास, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर लिख दिया बैड क्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लास को मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं लेकिन इससे बोलने वाले का मूड पता चल रहा है। अगर मैं इस क्लास को बैड कह रहा हूं तो इसका मतलब मेरा टोन कैसा है, एडजेक्टिव से ही तो पता चला मेरे भाई। यहां पर किससे पता चला, वर्ब से ही तो पता चला। तो किसी भी पैसेज की अगर टोन आपको पहचाननी है तो 5-6 वर्ब को ऑब्जर्व कर लो और 5-6 एडजेक्टिव्स को ऑब्जर्व कर लो, आपको टोन पता चल जाएगी। या तो किसी चीज के बारे में हम मतलब नेगेटिव हो रहे हैं, या किसी चीज के बारे में पॉजिटिव या न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। अब मेरे छोटे भाइयों आगे पढ़ते हैं। पैसेज को मार्क भी करना है अगर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है सर, हमें पेन पेपर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, ठीक है मेरे भाइयों। क्या कहता है, अंडरलाइन और सर्कल कीवर्ड्स दैट इंडिकेट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी भी तरीके के पैसेज की बैकग्राउंड को समझाते हैं, ठीक है ना, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि हाउएवर, ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, देयरफॉर रिजल्ट बताता है,
कॉन्सिक्वेंटली परिणाम बताता है, इन कंट्रास्ट विरोध बताता है, कंट्रास्ट, ठीक है ना, एग्जाम्पल किसी चीज को उदाहरण के साथ, इंपॉर्टेंटली फोकस करना, सरप्राइजिंगली जिसको लेकर अचंभा हो, ठीक है ना। मार्क द टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ, पैराग्राफ के हर एक मतलब पूरे पैसेज के हर एक पैराग्राफ में किस मुद्दे पर बात कही है, यानी कि वो कौन से सेंटेंस हैं, ये आपको थीम पकड़ने में मदद करती हैं। पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द की एग्जाम्पल्स और एविडेंस, कभी कभी हमें पैसेज के अंदर कुछ एविडेंस भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिलते हैं जो पैसेज के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपके आर्गुमेंट के लिए। किस आर्गुमेंट के लिए? कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ट्रू फॉल्स भी तो दिया जा रहा है भाई। नोट वेयर द ऑथर इंट्रोड्यूसेस, वो नोट करना है ऑथर जहां इंट्रोड्यूस करता है काउंटर आर्गुमेंट को, है ना। काउंटर आर्गुमेंट का मतलब जो ठीक किसी कही हुई बात के विपरीत है, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखा है ऑफन सिग्नल्ड सम क्रिटिक्स आर्ग्यू या हाउएवर, दूसरे लोगों की विचारधारा को बताने का काम करता है। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं भाई, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? जो पैसेज में लिखा उसको अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते चलेंगे जैसे जैसे आप पढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और पैराग्राफ क्विकली समराइज, दिमाग में उसकी एक छोटी सी समरी बना लेना। अब इस समरी को आप चाहे तो इंग्लिश में भी बना सकते हैं, चाहे इसी लिखी हुई समरी को आप हिंदी में भी बना सकते हैं, इन योर ओन वर्ड्स। दिस एंश्योर्स यू अंडरस्टैंड इट बिफोर मूविंग ऑन, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को हिंदी से धीरे धीरे इंग्लिश पर लेकर आऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस अटैक। अटैक करने का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, मान लीजिए आप इस सिचुएशन को समझिएगा, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है ना जी, पर्टिकुलर एरिया है और मेरे भाई आप, ठीक है जी, अब इससे आपको अटैक करना है। तो अटैक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस तरीके से पॉइंट लोकेट करेंगे कि यहां पर है दुश्मन, तो यहीं पर एग्जैक्टली आप अपनी मिसाइल को छोड़ेंगे भाई, जहां कर जाके टकराएगी। तो इसी को हम कहते हैं, जब भी हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम हमेशा फोकस करते हैं, सर्च करते हैं एविडेंस को। फॉर एवरी क्वेश्चन गो बैक टू द पैसेज अगर जरूरी है तो, एंड फाइंड द एग्जैक्ट लाइंस दैट क्वेश्चन इज रेफरिंग टू, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन कनेक्टेड है। डू नॉट रिलाई ऑन मेमोरी, मेमोरी पर मत जाना भाई। फॉर स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस द आंसर विल बी डायरेक्टली इन टेक्स्ट, ठीक है ना जी। बहुत सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स भी हमें मिल जाते हैं आधार के, मतलब रीडिंग बेस्ड, जिसका हमें भावार्थ निकालना है। उन क्वेश्चंस के लिए आंसर विल बी लॉजिकल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड, जो कहा गया है उसके आधार पर एक लॉजिकल निष्कर्ष निकलता है तार्किक रूप से, और उस निष्कर्ष के आधार पर सारी चीजों को अपन ढूंढकर आंसर में ढूंढते हैं। 7th पॉइंट पर आएंगे, प्रेडिक्ट। आपको अनुमान लगाना है आंसर का बिफोर लुकिंग एट चॉइसेस, ठीक है ना। अब ये चीज अपनी आदत में आपको डालना है? कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आया, 4 चॉइसेस हमारे सामने है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इस वाली बात को पैसेज में मैंने पढ़ ही लिया था, तो पैसेज की पढ़ी हुई बात से जब ये रिलेट हो गया तो आपके दिमाग में एक आंसर जनरेट हो जाता है कि हाँ इस तरीके का मुझे आंसर चाहिए। जब इस तरीके का आंसर मुझे चाहिए तो आप पहले से ही आंसर एज्यूम करेंगे, फिर आप जाके ढूंढेंगे कि इसका आंसर तो बी है। समझ रहे? बेस्ड ऑन द एविडेंस यू फाउंड ट्राई टू फॉर्मुलेट एन आंसर इन योर ओन माइंड, ठीक है ना, और उसके बाद ही आप अपने ऑप्शंस में से मार्क करें। देन लुक एट द आंसर चॉइसेस। दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बीइंग ट्रिक्ड बाय टेम्पटिंग बट रॉन्ग डिस्ट्रैक्टर आंसर्स। डिस्ट्रैक्टर का मतलब है जो आपको गलत सलत गाइड करते हैं। अब हमारे सामने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कैसे हटाया जाए। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को हम POE के नाम से जानेंगे भाई, ठीक है ना। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड बनेगा, ठीक है ना भाई। हमारे सामने 4 चॉइसेस हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये भी कट गया सर, ये कुछ कुछ नजदीक है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर वैलिड है, तो यही आंसर है। एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। क्रॉस आउट द आंसर्स दैट आर आउट ऑफ स्कोप, दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। पैसेज हमें बताया गया है लॉयन के बारे में, ऑप्शन के अंदर चिड़िया बता दी, आउट ऑफ स्कोप है सर, हटाओ उसको, कोई जरूरत नहीं है। कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब होता है कि इससे आगे कुछ बचा नहीं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, बेस्ट, वर्स्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऐसे हमारे सामने शब्द देखने को मिलते हैं। इन शब्दों के बेसिस पर हम लोग पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर को जल्दी मार्क कर पाते हैं, ठीक है ना। डिस्टोर्शंस का मतलब होता है असली मुद्दे को भटकाया कैसे जाता है। ट्विस्ट द फैक्ट्स,
फैक्ट्स को क्या कर दिया भाई, ट्विस्ट कर दिया। रिलेशनशिप्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से रिलेट नहीं कर पाते हैं, ओपोजिट विपरीत, डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द पैसेज मैसेज, ठीक है ना। तो एलिमिनेट करते चलेंगे इवन टू और रॉन्ग आंसर्स, ड्रामेटिकली इंक्रीज योर ऑड्स, ठीक है ना। ड्रामेटिकली का मतलब खटाक से उड़ाते चले जाएंगे, तो इससे आप लोगों को क्या होगा ना, मुसीबतों से बचने का रास्ता मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 9, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया सिर्फ वही जवाब देना है। आपको कई जगह पर ऐसे भी फंसाया जाएगा, ऐसे भी फंसाया जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और लिखा हुआ इसके अंदर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। अब मेरे छोटे से भाइयों, ऑथर के हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अब आपको लिखी हुई चारों के चारों चॉइसेस में ये वाला आंसर ठीक लगेगा, यार मेरे हिसाब से तो ये है भाई, आपके हिसाब से तो मेरे नन्हे भाई पूछा ही नहीं है, आपके हिसाब की कोई वैल्यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो ऑथर कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ऑथर ये कह रहा है ना कि पॉपुलेशन आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जनसंख्या सबसे बड़ा चैलेंज है, तो ये मानकर चलना है। आप इस पर ये जिद मत पकड़ लेना, अरे मेरे हिसाब से तो बच्चे होने चाहिए, मैं भी तो धरती पे हूं, बच्चे ही तो पैदा करूंगा और क्या करूंगा, मुझे तो 15 बच्चे पैदा करने, मैं क्यों मानूं इस ऑथर की। ओ भाई, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक तरफ रख लेना, ऑथर के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है, समझ रहे, ठीक है ना। तो पर्सनल ओपिनियन पर मत जाना। Ensure your chosen answer matches the question type. A main idea question is broader than a detailed question. ठीक है। An inference is not a wild guess. तुक्का नहीं लगाना. It is next logical step based on the text. टेक्स्ट के आधार पर ही आप लोगों को लॉजिकली मार्क करना है, इसमें assumption आपको नहीं लगानी है। टोन चेक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हम स्किप करके आए हैं, अब टोन के बारे में भी समझ लेते हैं। इफ अ क्वेश्चन आस्क्स अबाउट, अगर पूछ रहा है किस बारे में, ऑथर के एटीट्यूड के बारे में, आपको जाकर वापस पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है स्पेसिफिक वर्ड्स को जो भी यूज किए गए हैं। करेक्ट आंसर्स विल मैच द स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है ना। करेक्ट आंसर उसी पॉइंट के साथ आपको मैच होते हुए भी नजर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? चलो भाई, तो यहां तक हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ने के लिए हमारी क्या क्या गलतियां होती हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। हम यहां पर अप्रोच लेकर चलेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, उनके अंदर कीवर्ड्स मार्क करते चलेंगे और उसके बाद फिर पैसेज के अकॉर्डिंग उनको बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं पैसेज नंबर 1, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले हमसे टोन का सवाल पूछा है। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? किसी पर व्यंग कसना, ठीक है ना। कह पॉजिटिव बात रहे, मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है। किसी चीज की जानकारी दी गई है और उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? जिसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या हो गया? उससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कहा है तो, बुरा कहा है तो, ठीक है ना जी। क्रिटिकल या डिसमिसिव, यानी कि किसी चीज को खारिज करते हुए आपको नजर आएगा, आलोचना करते हुए नजर आएगा। पैसेज के बारे में हमें देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट एज पर द पैसेज, पैसेज में सही स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। तमिलनाडु implemented समाचार कलवी अचीव यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तमिलनाडु यहां पर है, समाचीर कलवी, और यहां यूनिफॉर्मिटी बताई गई है, ठीक है ना जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस कंट्री। आरटीई की बात करते हैं तो ये पहले दशक में इंक्लूड किया गया। एक्टिविस्ट्स मेंशन्ड वर डिफरेंट टू इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। जिन एक्टिविस्ट्स के बारे में यहां पर बताया गया है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है उन मुद्दों से जो इनइक्वालिटी के बारे में कहे गए हैं। देखते हैं पैसेज क्या कहता है, ठीक है। अनवेवरिंग का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां आप किसी भी तरीके से डगमगाते नहीं है, जो आपके सामने है आप उसी चीज को 100% क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी से आप डगमगाते नहीं है। देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। विच फैक्टर इज मेंशन्ड एज अ ड्रॉबैक ऑफ हेस्टी पॉलिसी चेंज इन एजुकेशन, ठीक है ना। यहां ड्रॉबैक का मतलब कमी होता है, हेस्टी पॉलिसी चेंजेस का मतलब जल्दबाजी में किए गए परिवर्तन जो पॉलिसी में है, ठीक है ना। उसके कारण हमें ढूंढने हैं। ऑथर का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है एजुकेशन को लेकर, वाज शेप्ड प्राइमरी बाय, यानी कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का
पहले किस वजह से था, इसमें से हमें कारण ढूंढना है। ठीक है भाई, तो अब हम पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। द फर्स्ट डिकेड, पहला जो दशक है, दिस सेंचुरी वॉज क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। नोटेबली द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को इन्होंने लॉन्च किया, प्रोग्राम को, एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम वो लाना चाहते थे जिसमें यूनिवर्सल मींस पूरे भारत में एक ही एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है पहली से 8वीं तक की जो कक्षा में पढ़ाया जाता है। द पार्लियामेंट इनेक्टेड, इन्होंने तैयार किया, क्या तैयार किया है भाई, द राइट टू एजुकेशन एक्ट। मीनवाइल तमिलनाडु वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू इनिशिएटिव्स, तमिलनाडु नए इनिशिएटिव्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इंक्लूडिंग इंट्रोड्यूसिंग मोंटेसोरी इंस्पायर्ड लर्निंग। इन्होंने मोंटेसोरी इंस्पायर्ड लर्निंग मेथड को मतलब अप्लाई करना शुरू किया फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन स्टेट्स पब्लिक स्कूल सिस्टम। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहली से 5वीं तक, एलिमेंट्री होता है 6ठी से 8वीं तक, 9वीं और 10वीं सेकेंडरी है, और 11वीं और 12वीं सीनियर सेकेंडरी है। द समाचार कलवी एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। आपको पता है यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी। इट वॉज अ ग्रेट टाइम टू बी ऑन द एजुकेशन बीट, बीट का मतलब जैसे लोगों की दिल धड़क रहे वैसे ही एजुकेशन सिस्टम को लागू करना। ईच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स बोथ एट नेशनल लेवल एज वेल एज इन द स्टेट, स्टेट तमिलनाडु नेशनल लेवल पर क्या था भाई, ये लिखा हुआ है हमारे सामने, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। स्पार्क्ड डिबेट्स ऑन मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड बेटर। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, हर कोई शिक्षा पा सके, और बेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं सिर्फ किताबी जानकारी हो, ऐसी जानकारी हो जो फायदा भी जीवन में दे सके। दे लेड बेयर बोथ द चैलेंजेस विद इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना, इन्होंने क्या रख दिए, इन्होंने लोगों के सामने रख दिए। बेयर का मतलब होता है मतलब जो हिडन नहीं है, बोथ द चैलेंजेस, जो मुसीबतें सामने आई, विद इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एंड रेसिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स। जितने भी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उनमें क्या चैलेंजेस आए, लोगों के सामने रखे, और रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, ओपोजिशन, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से क्या आए इन चेंजेस को लेकर। दे मेड क्लियर द डाउन साइड ऑफ हेस्टी पॉलिसी शिफ्ट्स, जो जल्दबाजी में पॉलिसी बनाई गई है इसकी कमी को इन्होंने लोगों के सामने रखा। विदाउट एडिक्वेट ग्राउंड वर्क, इन्होंने जमीनी तौर पर कोई काम नहीं किया और ठाके सीधा का सीधा एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया। एज वेल एज ब्लाटेंट, ब्लाटेंट का मतलब होता है जो नहीं मानती किसी की भी। क्लास बायस, बायस का मतलब झुकाव, किसकी तरफ, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। भाई समाज में एक ऐसा हिस्सा भी है ना जो किसी की नहीं मानता और वो सिर्फ एक तरफा ही सोचता है, उनका ज्यादा रुझान प्राइवेट स्कूल्स की तरफ है। देयर वाज अ लॉट टू लर्न एवरी डे। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, इस ब्लाटेंट को देखा, बायस को देखा, समझ रहे, जल्दबाजी में लागू करने का मतलब, यहां पर हमने जो राइटर की टोन देखी वो नेगेटिव देखी है। आगे पढ़ते हैं। देर वॉज अ लॉट टू लर्न, बहुत कुछ सीखना बाकी है एवरी डे एज वी ट्राइड रिपोर्टिंग ऑन दीज क्रूशियल डेवलपमेंट्स। बहुत कुछ सीखना बाकी था इन मुद्दों के बारे में समझने के लिए और इनमें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। हाउएवर, हालांकि नॉट ऑल ऑफ अस इमीडिएटली ग्रेस्प द फुल इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब जो हमें समझ आया, ऑफ द पॉलिसी चेंजेस। ठीक है ना, हम में से सभी के सभी लोग तुरंत ये समझ नहीं पाए कि पॉलिसी चेंजेस में एग्जैक्टली क्या समझना है। वी रेगुलरली स्पोक टू गवर्नमेंट, हम लगातार गवर्नमेंट से बात करते रहे, उनके ऑफिशियल से, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है। लकीली वी वर ऑल्सो एक्सपोज टू सेवरल कमिटेड प्रैक्टिशनर्स, और भाई हमारा भाग्य अच्छा था, हम इन लोगों से भी के सामने भी आए। एक्सपोज का मतलब होता है सामने आना। सेवरल कमिटी प्रैक्टिशनर्स, जो कमिटी के प्रैक्टिशनर्स थे जो देखना चाह रहे थे ग्राउंड में ये एजुकेशन पॉलिसी कैसे काम करती है। एक्टिविस्ट्स हु वर क्लोजली एंगेज्ड इन द अनफोल्डिंग शिफ्ट्स, अलग अलग लेयर पर वो चीजों को खोल रहे थे, तो भाई उनके साथ मेरा कनेक्ट होना भी अच्छा रहा। एज अ कब रिपोर्टर, ठीक है, एज अ कब रिपोर्टर, यानी कि अब यहां कब का मतलब क्या होता है, यंग, समझ रहे हैं आप। इसी को यहां पर इन एक्सपीरियंस भी समझ सकते हैं, यानी कि जिसको तजुर्बा नहीं होता। अब लॉयन का बेबी होता है कब, लॉयन शेर होता है, निडर होता है, और लेकिन शेर का जो बच्चा होता है वो शेर नहीं होता भाई, वो डरपोक होता है, ध्यान से समझिएगा।
कवरिंग स्कूल एजुकेशन आई वॉज स्पेशली, अब देखो यहां से मैं पता चल गया कि ये राइटर कौन है और इसके देखने का नजरिया क्या है। जब भी किसी राइटर की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो राइटर यानी कि कोई जर्नल है जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है, तो वो निष्पक्ष होकर ही अपनी बात कर रहा होता है। जो सामने होता है उस चीज को वो देखता है और उसकी जानकारी को जुटाता है ना, ये रिपोर्टर है। आई वॉज स्पेशली ड्रॉन टू, मैं खींचा चला गया टू ऑफ देम, दो चीजों की तरफ, प्रोफेसर वी वसंती देवी, अ फॉर्मर वाइस चांसलर एंड वेल नोन एक्टिविस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, जो अभी अभी गुजरी हैं, एंड डॉक्टर एस एस राजगोपालन। इधर राजगोपालन की बात करते हैं, अ रिटायर्ड हेडमास्टर हु हैड डिकेड्स ऑफ टीचिंग, जिसने कई दसों साल पढ़ाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी इनको बहुत अच्छा है। इन दो लोगों से मुलाकात इसको याद रही। आई वुड गो टू दी सीनियर एक्टिविस्ट एंड सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग अरुणा रतनम, रतनम जी के पास भी इधर जाते ही। देन एन एजुकेशन स्पेशलिस्ट, एक एजुकेशन स्पेशलिस्ट, और तुम्हारे सामने ये बंदा नहीं, इधर जो यूनिसेफ में काम करता है, फेमिनिस्ट स्कॉलर वी गीता, फॉर पर्सपेक्टिव, ताकि इनके नजरियों को वो देख सके, इनके नजरिए से वो समझ सके। ठीक है, आगे देयर पोजीशन स्टेम्ड, इनकी जो पोजीशन है वो और आगे बढ़ती है, फ्रॉम एन अनवेवरिंग मींस जो फिक्स्ड है, कमिटमेंट जो इनका फिक्स है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक का मतलब क्या हुआ भाई, समाज के बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे वर्ग भी हैं जिनको शिक्षा का चांस नहीं दिया गया जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल ही नहीं है। द इंटरवेंशंस, इनकी ये जो दखल अंदाजी है, डिमांड करती है टू क्या लिखा, डेमोक्रेटाइज, लोकतांत्रिक रूप आना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिले। दे वुड पेन्सटेकिंगली, लगातार एफर्ट्स लगाते हुए एक्सपोज करते रहे इनइक्वालिटीज एंड इनक्विटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होती है, असमानताएं। इनइक्विटी का मतलब होता है इनजस्टिस, अन्याय विद इन आवर एजुकेशन सिस्टम, ऑफरिंग ग्राउंडेड सॉल्यूशंस टू एड्रेस दोज, और उनको ग्राउंड लेवल पर सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाना। देयर व्यूज अलोंग विद द जेनरस पॉइंटर्स फ्रॉम कलीग्स हु हैड बीन ऑन द बीट बिफोर मी, जो हमारे सामने इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे, शेप्ड माय पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं चीजों की वजह से मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। किस चीज के लिए, ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन राजनीतिक रूप से भी कैसे काम करे। एज सीनियर एक्टिविस्ट विद बिजी शेड्यूल्स, दे वर ऑलवेज विलिंग टू स्पेयर टाइम एंड एक्सप्लेन देयर आइडियाज एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब खुलकर। आई रिमेंबर थिंकिंग दे मस्ट बी ग्रेट टीचर्स, और उनको मैं इसी चीज से याद करता हूं हमेशा, सोचते हुए कि वो बहुत महान टीचर्स रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं, बताओ भाई किस तरीके की टोन है, सरकास्टिक, क्या व्यंग किया गया है किसी चीज पर? आप कहेंगे नहीं व्यंग नहीं किया गया। व्यंग को फिर से समझिएगा, इसे हम आयरनी भी कह सकते हैं। आयरनी किसे कहते हैं, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन हकीकत में तारीफ इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन उसकी बुराई करना है। जैसे आप घर पर जब पढ़ाई नहीं करते तो मम्मी आपकी तारीफ करती हैं, कैसे, अरे हमारा बेटा तो बहुत पढ़ाई करता है, किताबें तो देखता ही नहीं है, किताबों को बस सोच लेता है कि किताब में क्या लिखा वो मेरे दिमाग में आ जाए। सारा दिन फोन को तो भाई साहब हाथ भी नहीं लगाता, अलग से स्टैंड लगा रखा है, फोन 24 घंटे चलता है मेरे बेटे का। आपको लग रहा है तारीफ हो रही है, पर हकीकत में आपकी बेइज्जती हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल, किसी चीज को लेकर कोई आलोचना हुई है, किसी चीज की तिरस्कार हुआ है, आप कहेंगे नहीं सर। क्या राइटर इंडिफरेंट है? सर राइटर ने लास्ट में ये चीज कही कि मैं ये सोचकर उनको याद करता हूं कि वो महान टीचर हैं, तो सर इंडिफरेंट तो नहीं हुआ, तो वो अप्रिशिएट भी कर रहा है और जानकारी भी दे रहा है। टोन पकड़ना सीख गए भाई, पहला सवाल क्लियर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आओ मेरे भाई दूसरे सवाल को पहले आपसे पढ़ के देखेंगे। अब देखो कितना आसानी से बन जाएगा। तमिलनाडु इंप्लीमेंटेड समाचीर कल्वी टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ सर इन्होंने तो ये चीज बिल्कुल की है। फर्स्ट जहां पर नहीं है उसको पहले एलिमिनेट करो, फर्स्ट जहां पर नहीं है उसको पहले एलिमिनेट करो। सेकंड पॉइंट कहता है द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के पहले डेकेड में राइट टू एजुकेशन हुआ। सेंचुरी कौन सी है भाई साहब? आप कहोगे 100 साल। 100 साल के शुरुआती क्या 10 वर्ष में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया? आप कहोगे जी सर देखो, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह समझ में आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात यहां पर कही गई है।
कहीं ना कहीं ये बात कही गई है, ये लिखा हुआ हमारे सामने, ठीक है ना। फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी वाज क्रिटिकल फॉर स्कूल एजुकेशन, और आगे इसने क्या कहा है, राइट टू एजुकेशन के आधार को देखते ही इसने क्या कहा है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और यहीं पर लिखा है इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट अपनी जगह ठीक है। सेकंड जहां पर नहीं है उसको उड़ा दो, उड़ा दिया भाई साहब, तो बचा क्या हमारे पास, यही बचा। समझ रहे भाई, हाँ कि नहीं। अब जो ये एक्टिविस्ट है वो तो बुला बुला के इंटरव्यू देते थे, अपना खाली टाइम निकाल निकाल के उनको बताते थे जर्नल साहब को अपने इश्यूज, तो इनडिफरेंट तो नहीं चलेगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनवेवरिंग, तोड़ना सिखाता हूं, अन वेव, और उसके बाद क्या लिखा है, आर, और उसके बाद क्या लिखा है, आईएनजी, ठीक है ना। अब आपको याद आएगी अपनी प्यारी सी ये किताब, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के पास नहीं है ये किताब उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वोकैबुलरी को रटो भूल जाओ, लेकिन ये आपको समझना सिखाती है, ठीक है। देखो वेवी है भाई, याद आ गया, करण ओजला दा सॉन्ग वेवी, ठीक है। लहरों की बात हो गई। अन अपने आप में नेगेटिव बनाता है जिसका मतलब नोट है, इसके साथ आर लगाते ही ये बन गया है हमारे सामने डूअर यानी कि एजेंट। आगे हमने आईएनजी का मतलब है कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, यानी कि जो वेव नहीं करता इसका मतलब क्या है, स्थाई है, फिक्स्ड है। अब जो अपने आप में स्थाई है, फिक्स्ड है, वो इन सभी ऑप्शंस में क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे सर वो अपने आप में डिगता नहीं है, रेजोल्यूट है, ठीक है। क्या कहेंगे, रेजोल्यूट है। रेजोल्यूट का मतलब होता है जो फर्म है, जो डिटरमिन्ड है, ठीक है ना। फर्म का मतलब क्या होता है, सख्त लोंडा है भाई। वैसिलिटिंग का मतलब तो क्या होता है, मूविंग, जो इधर से उधर वेवर करता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एंटोनिम, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब इजी टू ब्रेक हो गया, है ना, जो आसानी से टूट जाए। हेसिस्टेंट, जो हिचकिचाता है। तो ये तो शब्द ही बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप कैटेगरी से हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच फैक्टर इज मेंशन्ड एज ड्रॉबैक ऑफ हेस्टी पॉलिसी चेंजेस इन एजुकेशन। हेस्टी का मतलब जल्दबाजी में जो किए गए, उसकी क्या खामियां इस पैसेज में बताई गई हैं। तो आप कहेंगे सर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड रिपोर्टर्स, रिपोर्टर का आउट ऑफ द बॉक्स है, रिपोर्टर्स का तो पैसेज में जिक्र ही नहीं है। इंक्रीज इन प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट, सर प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ने के बारे में पैसेज में नहीं बताया। रेसिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम, फॉरेन का तो पैसेज में जिक्र ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो लैक ऑफ एडुकेट ग्राउंड वर्क, क्या कारण बताया, ग्राउंड लेवल पर किसी भी एजुकेशनिस्ट ने काम नहीं किया, और बिना ग्राउंड लेवल पर काम किए एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया गया, ये सबसे बड़ा डैमेज है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं मेरे भाई, क्या कहता है, द ऑथर्स पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन वाज शेप्ड प्राइमली। मूल आधार क्या था लिखने वाले राइटर का, ठीक है ना, कि उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन के लिए कर तैयार हुई, क्या थी भाई। तो आप कहेंगे सर रीडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, सर कहीं डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का जिक्र पैसेज में नहीं है। कॉन्वर्सेशन विद कमिटेड एक्टिविस्ट एंड एक्सपीरियंस कलीग्स, बिल्कुल यही बात हुई है, जिसमें 3 लोगों का नाम भी इन्होंने बता दिया हमें, 3 लोगों का जिक्र इन्होंने बताया है। फॉर्मल ट्रेनिंग ली है इन्होंने कहीं जर्नलिज्म की, पैसेज में नहीं बताया गया। इंटरव्यू किया गया प्राइवेट स्कूल ओनर्स के साथ, सर ओनर का जिक्र नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे बन जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। अब मेरे बच्चों सेकंड पैसेज आप लोगों के सामने में ला रहा हूं। इस पैसेज के पहले अपन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, सबसे पहले टोन को हमें पकड़ना है। 4 चॉइसेस हैं, पकड़ लेंगे टोन की, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पर काम करते हैं, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, इसका मतलब हमें इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। 4 हमारे सामने लिखी हुई बातें जो हैं इनको हमें पढ़ना होगा, क्योंकि इन तीनों बातों को इनमें से ऑप्शनली हमें हटाना है, ठीक है ना। August 15 marks the replacement of one flag with another without any broader version, ठीक है ना। 15 अगस्त को फ्लैग से रिलेटेड पॉइंट हमें ढूंढना है, ठीक है ना। A true nationalist works for improving the lining standards of the least privileged, ठीक है ना। जिनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिले हैं, वो निम्न वर्ग जो है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए कोई भी नेशनलिस्ट काम करता है। पैसेज के अकॉर्डिंग ढूंढना मेरे भाई, ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है, इसको मत भूल जाना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आपके ओपिनियन से हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन पैसेज से बाहर नहीं जाना। स्टडीज इंडिकेट वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल सुपीरियर, सर यहां पर वेल्थ के बारे में कही गई कोई बात है कि जो समाज का उच्चतम दर्जा उन्हीं के पास केवल पैसा है, ठीक है भाई। पर सर क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। अकमलेटेड एक वर्ड है जिसका एंटोनिम आपको बताना है। अकमलेटेड का मतलब है किसी चीज को संयोजित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है भाई।
फोर्थ हमारे सामने है पैसेज के अनुसार विच ग्रुप डिड महात्मा गांधी रेफर टू एज सोल ऑफ द नेशन। सोल ऑफ द नेशन किसको कहा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा। विच इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच इज क्रिटिसाइज इन द पैसेज। सर क्रिटिसाइज का मतलब नेगेटिव हमें लेकर जाना है, पॉलिसी अप्रोच को लेकर आर्थिक जो भी हमारे सामने कही है, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन हुआ है, इनइक्वालिटी हुई है, असमानता आई है। स्टैग्नेशन का मतलब जिसकी वजह से पैसा इकट्ठा एक जगह पर लोगों के पास जमा हो गया है, किस वजह से कहा गया है। तो पांचों क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया है भाई, ठीक है ना, कुछ 15 अगस्त के आसपास की बात है। अब इस पैसेज को पहले आप पढ़िएगा। आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। एवरी ईयर, हर वर्ष, वी सेलिब्रेट आवर नेशंस अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब होता है किसी चीज की प्राप्ति करना, ठीक है ना। आप क्लास में पढ़ते हैं, ज्ञान नॉलेज अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और पॉलिटिकल राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली। ध्यान रखना राइटर के शब्दों का, यहां पर इसने पॉलिटिकल फ्रीडम बोला, राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली। अपने पूरे के पूरे भारत की राजनीति चलाने का अधिकार हमने ले लिया, किससे, ब्रिटिश से। अब पॉइंट क्या है, क्या हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए, आप कहेंगे सर नहीं, ठीक है। क्या हम लोग सोशली इंडिपेंडेंट हुए, आप कहेंगे नहीं। मेरी बात समझे। क्या हम रिलीजियसली इंडिपेंडेंट हुए, नहीं। राइटर के अनुसार मुझे समझ आ रहा है भाई, ठीक है ना, मेरा विचारधारा नहीं है। राइटर कहना चाहता है सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिली फ्रॉम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, है ना, ब्रिटिश का जो राज मतलब राजाओं का अधिकार था। एंड रेट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है इस चीज को हम परफॉर्म करते हैं, इसी चीज को हम बार बार कहते हैं, आर लॉयलिटी टू द आइडियल्स दैट आर फाउंडिंग फोर फादर्स फॉट फॉर। हमारे जो फोर फादर्स हैं, है ना, जो वो हमसे पहले जो जी कर चले गए, आजादी के जो जिन्होंने जंग लड़ी है, उनके विचारधारा को हम दोबारा दोबारा लोगों के सामने कहते हैं। इन दैट सेंस, इसी सेंस में August 15 stands as a strong reminder of long journey that shaped our nation। 15 अगस्त की दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए, जिसने हमारे देश को बनाया। A heroic struggle that united millions from diverse social, अलग अलग सामाजिक, भाषा, एथनिक का मतलब संस्कृति की जो बैकग्राउंड है, फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज अपनी सभी ने कॉमन तैयार की, एंड सिद्धांत भी तैयार किए, एंड इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, उन्होंने लोकतंत्र का निर्माण किया, सेक्युलरिज्म, सभी धर्मों का यहाँ पर, हार्मनी, आपस में तालमेल, एंड सोशल प्रोग्रेस, और समाज में तरक्की कैसे करनी है, ठीक है जी, इन सभी चीजों पर बात की। सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे 10 एंटेल्स, यही हमारे सामने आगे बताने का काम करता, इंट्रोस्पेक्शन, गहराई से सोचना, हाउ वी एज अ नेशन, कैसे हम एक राष्ट्र की तरह से हैव इवोल्व्ड ओवर द ईयर्स, इतने वर्षों में कैसे हम लोगों ने विकास किया, एंड हाउ द एसेंशियल आइडियाज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हैव फेयर, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया। फेयर का मतलब होता है अच्छे से काम करना, ठीक है, कि जिन आदर्शों से हमने शुरू किया था वो कितने अच्छे से काम किया। सच कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थिंकिंग, गहराई से किसी चीज के बारे में विचारने का काम करना। शुड बिगिन बाय रिकॉलिंग द रूट्स, इनकी हमें आधारभूत चीजों को याद करना होगा, ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे जो भाई राष्ट्रीयवादी लोगों का ये संघर्ष था उसको याद करना होगा। Our leaders had a clear understanding of liberation that it was not just replacing one flag with another। ये पर्पस नहीं था कि एक ही झंडा होना चाहिए दूसरे झंडों को हटाकर, बट एनविसेजिंग अ क्लियर पैथ, बनाना है क्या, एक स्पष्ट साफ सुथरा रास्ता, टू रियलाइज अ प्रोस्पेरस नेशन, एक ऐसा देश जिसके अंदर समृद्धि आए। प्रोस्पर का मतलब होता है जब धन संपदा से आप आगे बढ़ सकें। इन विच एवरीवन हैड इक्वल स्टेचर, हर किसी का एक समान व्यवहार हो। द लॉ एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, सच अ नेशन एम्फेसाइज सीमेंटिंग द सेल्फ डिग्निटी, ठीक है ना। ऐसा जो विचार है, नोशन का मतलब होता है बेटा आइडिया, विचार, इस बात पर जोर डालता है। सीमेंटिंग, सीमेंट का मतलब आप जानते हैं जो अपने आप में एक ऐसा पाउडर है जो पानी डालना और उस पर धूप लगना तो वो पथरीला बन जाता है, चट्टान बन जाता है।
यानी कि उस चीज को सख्त करना। द सेल्फ डिग्निटी ऑफ पीपल फॉर थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब स्ट्रगलिंग हियर, यहां जो उन्होंने मेहनत की है। फॉर स्टैंडिंग अप, खड़े होना अपने दम पर, बिफोर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने। अ ट्रू नेशनलिस्ट इन दैट सेंस स्ट्राइव्स टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हो, ऑफ द लीस्ट काउंटेड इन द नेशन, जिनकी संख्या भारत में गिनी ही नहीं जाती, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो जाए। इसीलिए क्वेश्चन देन इज उस समय का ये सवाल है, हैव वी एज अ नेशन रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ अवर फाउंडर इन अचीविंग प्रोस्पेरिटी, क्या हम लोगों ने प्रोस्पेरिटी पा ली है, क्या हमने सच में समृद्धि पा ली है। एंड इन इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द डिप्राइव्ड, जो वंचित रह गए हैं, हमारे समाज के अलग अलग जो वर्ग वंचित रह गए हैं इस तरक्की से, क्या उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट है। यस वी फेयर्ड, हमने बहुत अच्छे से किया, बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स को अगर हम चेक करते हैं तो बहुत अच्छे से हमने किया है। बट हैज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एट द बॉटम इंप्रूव्ड, ठीक है ना। देखो समाज इस तरीके से बताया जाता है, एक ट्रायंगल की तरह से समाज को बताया जाता है। समाज का ये ऊपरी दर्जा है जो अरबपति है, फिर आता है एक समाज का ये पद भाई कैटेगरी, ठीक है ना, जो भारत में रहता है, भारत के बाहर रहता है, इधर 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 उधर, उसको भारत से लेना देना नहीं है। फिर एक समाज का वो दर्जा आता है जो अपने आप में लखपति है, ठीक है जी, लखपति का मतलब लाखों में कमाई है भाई साहब। फिर समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हैंड टू माउथ होता है, सुबह कमाता है शाम तक खत्म, समझ रहे हैं, इसके पास सेविंग नाम पर कोई चीज नहीं होती है, ये लाइफ में सुबह से शाम तक काम करे तो जी पाए। फिर समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके पास ना तो काम है ना खाना है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पर, ठीक है। क्या इन लोगों का, जिसका कहीं काउंटिंग ही नहीं है, क्या इन लोगों के बारे में कुछ किया। हैज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एट द बॉटम इंप्रूव्ड, क्या इनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट हुई। द आंसर इज नॉट दैट ब्राइट, इतना स्पष्ट आंसर नहीं है। स्टडी शो दैट द वेल्थ प्रोड्यूस्ड इज इंक्रीजिंगली अकमलेटेड, है ना भाई, जो पैसा बढ़ रहा है, धन संपदा जो बढ़ रही है वो इकट्ठी होती जा रही है इन द कॉफर्स, कॉफर्स किसे कहते हैं, तिजोरियां, ऑफ अ सुपर माइनॉरिटी, है ना, सुपर माइनॉरिटी जो सबसे ऊपर बैठा है, माइनर है ये लेकिन सुपर, समाज में सबसे ऊपर बैठे हैं। हु वेल्ड इन्फ्लुएंस, जो लोगों पे प्रभाव डालते हैं, ओवर पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी बनाने वालों पर इन्हीं का प्रभाव है, समझ रहे हैं। क्या आज अडानी या अंबानी को छोड़कर, ठीक है ना, जैसा हमें न्यूज में, जैसा हमें आसपास सोशल मीडिया से देखने को मिलता है, क्या अडानी या अंबानी के किसी भी डिसीजन को सरकार इग्नोर कर सकती है। सरकार को बनाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, सरकार को मतलब एक दिशा देने के लिए यही लोग तो वो हैं जो बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, समझ रहे हैं। अब इसकी बात अगर हम करेंगे, क्या हु विल्ड, जो थोपते हैं, बनाते हैं, ओवर पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। द लार्जर माइनॉरिटी इज रीलिंग अंडर डिस्ट्रेस, रीलिंग का मतलब क्या है, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं क्या, अंडर डिस्ट्रेस, अपनी जिंदगी को, ड्यू टू स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सर बेरोजगारी बढ़ गई है, यहां से हमें समझ में आ रहा है राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा है। राइटर यहां से चिंतित है कि सर समाज के ये जो ऊपरी दर्जे हैं ना, ये समाज के ऊपरी दर्जे हैं, ये तो पॉलिसी बनाने वाले, सरकार या जो भी हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, उन सभी को यही लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। अगर मैं देखूं, इंटरनेट एक महीने के नाम का पैसा लेके 27-28 दिन में रिचार्ज की डिमांड कर देता है, यानी कि उस कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो रिचार्ज करने के लिए उनके हिसाब से 29, 30 और 31 दिन जो है ना, यानी कि हर महीने के 3 दिन तो उन्होंने गायब कर दिए। तो 12 की गुना अगर हम करें इस हिसाब से तो लगभग एक महीने का तो जो पैसा है वो हमारा फिजूल ही चला गया, समझ रहे। तो ये एक बात कही है उन्होंने, ये कहा है ये जो लार्जर बॉडी है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, डिप्राइवेशन, इनके पास तो चीजें भी, उनकी बेसिक नेसेसिटीज वाली भी चीजें नहीं है, माल न्यूट्रिशमेंट इनको मिलता है, कुपोषण के शिकार हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज ओनली फेवरिंग द, क्या लिखा है, अफोरमेंशन, अफोरमेंशन का मतलब जो अल्ट्रा रिच हैं, ये अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आ रहे हैं। A new socio-economic order has come about in which individual competition जो योग्य बना दिया गया है, एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी रूल्स द रूस्ट, ठीक है ना, और यही शासन करती है, ठीक है ना। मार्केट के अंदर कुछ एक ऐसी ही कंपनीज हैं जो कंपटीशन में सबसे आगे हैं और वही पूरे के पूरे सिस्टम को बांध देती हैं, दिशा दे देती हैं। जब से जियो मोबाइल फोन के
नेटवर्क करियर में आया है तब से एयरटेल भी एक तरफ बैठ गया है, वोडाफोन, आइडिया और बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कभी के विलुप्त हो चुके हैं। रीजन क्या है सर? इतने बड़े लेवल पर ये पॉलिसीज बनाते हैं, इतने बड़े लेवल पर ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सरकार में सरकार का काम चलाने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, सब कुछ साफ। People and classes not equipped with crucial competitive skills get driven out of this exploitative order। और इस शोषण वाले क्रम से अगर हम कहें तो लोग और जो क्लासेस है ना, उनके पास क्रूशियल कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी नहीं है कि वो किसी तरीके से जी सके। मैं आपको यहां पर इस पूरे ढांचे को फिर से समझाता हूं। हमारे देश में पढ़ाई लगभग हर जगह है, स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, लेकिन पढ़ाई के अंदर एक सबसे बड़ी मोटी कमी है, स्किल नहीं है। स्किल का मतलब आप अगर पढ़ाई करने के बाद जब मार्केट में निकलते हैं, समझ रहे हैं, हर उस बच्चे की जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष है, हर उस बच्चे के सामने एक सवाल जरूर आएगा, बेटा आगे जिंदगी कैसे जीनी है। सारी उम्र घर पर बैठकर माता पिता के कमाए हुए पैसे से तो आपको रोटी मिलेगी नहीं। हर किसी बच्चे के सामने ये सवाल आता है, आप क्या करने वाले हैं। यानी कि घूम फिर कर बात आती है रोजगार पर। रोजगार की 3 रास्ते निकल जाते हैं। पहला रास्ता गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, जो आप कर ही रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक है जो देश सेवा, जो आप लोग आ ही गए हैं। तीसरा है सर अगर आपके अंदर कोई योग्यता है, आप कुछ काम कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास स्किल है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप कहीं कुछ काम करके अपना काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपको वेल्डिंग करनी आती है, वेल्डिंग की दुकान खोल लो। समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? तो पॉइंट को समझने की कोशिश करना। भारत के एजुकेशन सिस्टम में सबसे मोटा जो चैलेंज है वो स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया जाता। और स्किल का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? स्किल का मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप सीख सकते हैं अगर एजुकेशन साथ नहीं दे रही। किसान है हुम द फादर ऑफ आवर नेशन, जिसको हमारे भारत के पिता ने भी कहा, राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी हैड कॉल्ड द सोल ऑफ नेशन। ठीक है जी, इनको सोल ऑफ नेशन क्वेश्चन भी है ये। आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू सस्टेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सर किसानी करना, खेती करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। एंड एंडिंग देयर लाइव्स इन फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आज के समय में हमारे किसान भाई। द इकोनॉमी इज फेसिंग क्रिपलिंग स्टेग्नेशन। क्रिपलिंग का मतलब लड़खड़ाती हुई, और स्टेग्नेशन का मतलब जमाव, कोज्ड बाय न्यू लिबरल पॉलिसीज। नई लिबरल पॉलिसीज ऐसी आ गई जिसकी वजह से स्टेग्नेशन हो गया है। Such a depressing picture of our nation calls for immediate action by all to reverse the trend। ट्रेंड को वापस लेकर जाना पड़ेगा एंड फॉलो द पाथ सेट बाय लीडर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है ना, यानी कि जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की है उनके ट्रेंड को हमें वापस फॉलो करना पड़ेगा। चलिए भाई अब क्वेश्चन बनाते हैं मेरे बच्चों। टोन क्या है पैसेज की? क्या राइटर को फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है? आप कहेंगे नहीं सर न्यूट्रल तो नहीं है। उसने कहा है वापस हमें जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया अपने जीवन का, उनकी आइडियोलॉजी को फिर से समझना होगा, क्योंकि उन्होंने अमीरों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने आम इंसान के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई ली है, उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है जिनकी सामाजिक की पहचान बहुत खराब है, उन लोगों के लिए सोचना होगा। तो सरकास्टिक व्यंग तो नहीं कसा, मजाक तो किसी का नहीं उड़ाया, सेलिब्रेट तो नहीं किया किसी बात को, कंप्लेसेंट शांत तो नहीं है, संतुष्ट तो नहीं है सर, वो तो चिंता दिखा रहा है समाज की, और इसी चीज का विश्लेषण कर दिया है। एनालिटिकल मींस विश्लेषण कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2, सर आपके हिसाब से इनमें से कौन सी बात झूठ है? ठीक है जी, अगस्त 15 इस बात के बारे में बताता है कि एक फ्लैग बाकी सारे फ्लैग को हटा दिया जा रहा है, सिर्फ यही एक एक्टिविटी है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो पूरी तरह फॉल्स है, पूरी तरह फॉल्स है, तो जहां फर्स्ट है उसको हम हटाएंगे। ठीक है जी, अ ट्रू नेशनलिस्ट वर्क्स, अ ट्रू नेशनलिस्ट वर्क। एक मिनट रुको, आपसे फॉल्स पूछा है ना, तो फॉल्स पूछने का मतलब जहां एक है उसी को हम रखेंगे भाई, यही तो फॉल्स है, फॉल्स ही तो हमसे पूछा है। ठीक है जी, अब सेकंड को देखते हैं। अ ट्रू नेशनलिस्ट वर्क्स फॉर इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द लीस्ट प्रिविलेज। ये तो कहा गया है पैसेज में, ये तो ट्रू है, तो ये ट्रू कैटेगरी में फॉल्स एक ही है। फॉल्स पूछा ना मेरे भाई हमसे, नॉट ट्रू का मतलब। ठीक है, चलो भाई गड़बड़ हो गई थी। अकमलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, धन संचय करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, आपको इसका एंटोनिम बताना है तो स्कैटर्ड आप कहेंगे, बिखेर देना। ठीक है ना, होर्डेड भी सिनोनिम है। ठीक है भाई साहब, अमेस्ड भी सिनोनिम है,
एग्रीगेटेड भी अपने आप में सिनोनिम है, ठीक है ना, इकट्ठा संचित करना, इकट्ठा करना किसी भी चीज को, ठीक है भाई। अब भाई अगला सवाल हमसे पूछा, गांधी जी के हिसाब से सोल ऑफ द नेशन किसे कहा है? किसानों को कहा गया है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, खटाक से बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं भाई, क्या कहता है। विच इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच इज क्रिटिसाइज, जिसके खिलाफ बोला है इस राइटर ने, पैसेज फॉर कोजिंग स्टेग्नेशन एंड, तो सर आप इसे कहेंगे न्यू लिबरलिज्म। पैसेज के आखिरी में ये शब्द आया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो पैसेज में ही नहीं थे ये तीनों शब्द तो, ठीक है। तो मजा आया मेरे भाई। तो इसी तरीके के अगले पैसेज पर भी हम काम करते रहेंगे, ठीक है ना। पहले एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आओ मेरे भाई, अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर। आपको देखना है क्या रीजन नहीं है किसी इसका एस्टिमेट करने का, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, भाषाओं के संख्या को ज्ञात करना अगर हमें, तो इसमें कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। एक सवाल हमसे पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एस्टैब्लिश डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंग्वेज, ठीक है ना। किस चीज को पहचानना है? डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज को, कारण बताना है कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट रोंग हमें बताना है, ठीक है जी। आप इसको अगर अभी पढ़ना चाहो तो ये पैसेज पढ़ते वक्त आपको वैसे भी याद नहीं आना, आप इसलिए इस तरीके की बातचीत को पैसेज पढ़ने के बाद ही देखेंगे। अगला सवाल है, द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी, ठीक है ना। लोग भले ही जाने पहचाने हो सकते हैं लेकिन उनकी भाषा की पहचान नहीं होगी, इसका क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए मैं यहीं पर कह देता हूं, नेल्सन मंडेला को लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन नेल्सन मंडेला की मूल भाषा कौन सी है ये कोई नहीं जानता होगा। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और कम टू बी नोन यानी कि जो लोगों के परिचय में आ जाता है उसके लिए, या लोगों के जो सामने आ जाता है उसके लिए इनमें कौन सा शब्द हमें यूज करना है। वापस पैसेज की तरफ बढ़ते हैं भाई, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आप स्क्रीन को रोक के मेरे छोटे भाइयों आप पढ़ के देखिएगा। एन अटेम्प्ट टू डिटरमिन द नंबर, एक ऐसी कोशिश जिसके अंदर हम निश्चित करना चाहें द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, दूसरे कारणों के प्रभाव इस पर पड़ता है कि कितनी मतलब भाषा की संख्याएं हैं, ठीक है। अ फ्यू न्यू लैंग्वेजेस डू कंटिन्यू, कुछ नई ऐसी भाषाएं हैं जो लगातार चलती हैं, टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है ना, जिनकी खोज होती रहती है। इवन दीज डेज एन अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे ऐसे पूरे विश्व में क्षेत्र हैं जहां अभी तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है ना। बिगिन टू बी ओपनड अप, अभी खुलने बाकी हैं, ठीक है ना। मुझे आज भी याद है जब मैं अंडमान गया था, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां जाकर पता चला, मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, वहां इतने सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जहां पर हम आम इंसान वहां नहीं जा सकते हैं, और वहां पर अभी कितनी तरह की प्रजातियां हैं, कैसे वो सर्वाइव कर रही हैं, पूरी दुनिया से कट ऑफ होने के बाद वो फिर भी किसी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो चीजें एक्सप्लोर ना हो पाई हैं, और भविष्य ही जानता है अगर हो पाई तो। द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे, ठीक है ना, ऐसी खोज एकदम से नहीं होती, बिल्कुल सीधे रास्ते से हो गई। ओपन देयर आर सिमिलरिटी विद एन ऑलरेडी नोन लैंग्वेज, कुछ एग्जिस्टिंग भाषाओं के अंदर सिमिलैरिटीज के आधार पर इनकी खोज होती है, विच मेक द इन्वेस्टिगेटर्स एज्यूम दैट व्हाट दे हैव फाउंड इज जस्ट अ डायलेक्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। मैं इसको और आसानी से बता देता हूं। सामान्यतः अगर कोई भी इंसान आपके सामने आता है तो उसके लिए एक छोटी सी बात कह दी जाती है कि ये इंसान राजस्थानी भाषा बोल रहा है, या कोई दूसरा इंसान कहा जाता है कि सर ये इंसान जो है हरियाणवी भाषा बोल रहा है, किसी को अगर हम कहते हैं ये बिहार की भाषा बोल रहा है। लेकिन आप क्या ये बात को पुष्टि करते हैं कि सारे ही हरियाणा में एक जैसी भाषा बोली जाती है? थोड़ा और आसान बनाता हूं, जिस तरीके से रोहतक का इंसान बोलता है उस तरह से पानीपत का इंसान नहीं बोलता, जिस तरह से करनाल का इंसान बोलता है सोनीपत का इंसान वैसे नहीं बोलता। इनमें डायलेक्टिकल चेंजेस होते हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? ठीक है ना, बहुत फर्क होता है, लहजे में फर्क होता है, आवाज के मोटेपन और पतलेपन में फर्क होता है, टोनल वेरिएशन होता है, टोन का भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप जितना पंजाब के नजदीक जाएंगे ना, हरियाणा बॉर्डर के आसपास, आपको बिल्कुल पंजाबी टच फील होगा, आवाज में बारीकपन मिलेगा, पतलापन मिलेगा। आप जितना इस कोर हरियाणा की तरफ आएंगे आवाज में भारीपन होगा, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं या तो सुन लो नहीं तो ठोक देंगे, समझ रहे? तो वहां पर भाषा का भारीपन आ जाता है। यही हाल बिहार में है, समझ रहे? तो भाषा के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस को जब ऑब्जर्व किया जाता है तब ये
चीज समझ में आती है, अच्छा इसमें तो इस तरीके का डिफरेंस है, ये डायलेक्ट है, भाषा का छोटा रूप डायलेक्ट है। ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कंटैक्ट डज इट ट्रांसपायर, ट्रांसपायर का मतलब है ये चीज होती है, ये हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। ट्रांस का मतलब ही चेंज होता है ट्रांस का मतलब ही चेंज होता है एक जगह से जब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो कैपबिट्स की जरूरत पड़ती है भाई, है ना। आगे हमारे सामने लिखा है दैट द स्पीच इज सो डिफरेंट दैट इट हैज टू बी कंसीडर्ड अ डिफरेंट लैंग्वेज, बोलने का तरीका इतना ज्यादा अलग हो जाता है कि आप उसे एक डिफरेंट लैंग्वेज की कैटेगरी में ही मानकर चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखा इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे, ये भाषा का अपना ही एक सर्वे है टू इस्टेब्लिश द फैक्ट्स, फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना, एंड देयर आर स्टिल मेनी कंट्रीज वेयर सच सर्वेज आर इनकम्प्लीट, जहां ऐसे सर्वेज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और हैव नॉट इवन बिगन, शुरू भी नहीं हुए हैं। द पीपल मे बी नोन, लोग भले ही परिचित होते हैं, बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी, उनकी जो लैंग्वेज की पहचान है वो नहीं होती है, ठीक है ना। और इसका कारण बताया, देखो हमने ये क्वेश्चन में भी पढ़ा छोटे भाइयों, क्योंकि मैनी सच पीपल्स, देखो अब ये पीपल्स क्यों लिखा हुआ है समझने की कोशिश करना। पीपल खुद में ही प्लूरल होता है, इसका मतलब होता है पर्सन्स, और मैं आप लोगों को नाउन में पढ़ाता हूं ये चीज। अगर पीपल को हम प्लूरल बना देते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है नेशंस, ठीक है ना, या फिर हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की, है ना। मैनी सच पीपल्स आर बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एंड कन्वर्स विद, बातचीत करते हैं आपस में, आउटसाइडर्स इन लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक ऐसी आम भाषा जो बातचीत के लिए यूज की जाती है। भारत के लिए और अमेरिका के लिए लिंगुआ फ्रैंका कौन सी है? इंग्लिश। भारत के लिए और इंग्लैंड के लिए लिंगुआ फ्रैंका कौन सी है? इंग्लिश। भारत को भी अगर हम नॉर्थ साउथ की कैटेगरीज में बांटते हैं तो भारत में दिल्ली के इंसान को अगर तमिलनाडु जाना होगा तो सर वहां पर इंग्लिश के लिए लिंगुआ फ्रैंका का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट में टेक अ वाइल, समय लगता है, बिफोर लिंग्विस्ट्स कम टू रियलाइज, जब भाषा विज्ञानी को लिंग्विस्ट कहा जाता है, कम टू रियलाइज दैट देयर इज एन एथनिक, कल्चरल बोलते हैं एथनिक को, लैंग्वेज देयर एट ऑल, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातचीत हमें वहां देखने को मिलती है। भाषा के ऊपर आधारित है ये पैसेज। पहला सवाल हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, क्या है कारण कि हम एग्जैक्टली संख्या को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू, इनमें से कौन सा कारण नहीं है? देखो नई भाषाएं लगातार डिस्कवर होती रहती है, तो हमें पता है, पैसेज में लिखा है। दे आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन, बहुत ऐसे एरियाज है जहां नहीं गए, इसी चीज के लिए अंडमान निकोबार का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया भाई। न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट, इसको छोटा रूप माना जाता है भाषा का, ये भी पैसेज में कहा गया है, तो यही गड़बड़ है। लोग जो बोलते हैं लैंग्वेज डू नॉट क्लेम, वो अपनी भाषा का दावा ही नहीं करते हैं, पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। सवाल नंबर 2 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एस्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंग्वेज बाय एस्टैब्लिशिंग कंटैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज, लगातार काफी समय तक बातचीत बनाए रखना उस भाषा के बोलने वालों के साथ, तब हमें पता चलता है, ठीक है जी। हाँ, पैसेज में ये कहा गया है बाय फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज ऑफ द लैंग्वेज विद अदर लैंग्वेजेस, सिमिलैरिटीज को देखकर क्या उनके बीच हम कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। सर ये तो फिर बाद की बात हो गई ना, ये तो इनिशियल स्टेज है। बाय कंपेयरिंग द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द रीजन, नहीं सर, बाय कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द रीजन, तो आप कहेंगे इस्टेब्लिश करना कंटेक्ट, लगातार उन लोगों से बात करने से हमें पता चलता है कि भाषा के अंदर इनके और हमारी भाषा के अंदर बेसिकली क्या फर्क है। पॉइंट 3 पर आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? इसके लिए हमें सारे ही ऑप्शंस को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज सर्वेज हैव बीन कंडक्टेड बाय ऑल नेशंस, हर एक देश के द्वारा जो है मतलब भाषा का सर्वे होता है, ठीक है ना, ऐसा पैसेज में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है जी। देयर इज हार्डली एनी लैंग्वेज टू बी डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड, ऐसी कोई भाषा बची ही नहीं है जो पूरे विश्व में जिसकी खोज हो, सर ये तो गलत है, पैसेज में नहीं कहा है। ऑल द लैंग्वेजेस आर ईदर कंप्लीट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स ऑफ अदर मेजर लैंग्वेजेस, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि अधिकतर भाषाएं जो हमारी हैं वो संस्कृत भाषा से निकली हैं। अब संस्कृत से निकली हुई भाषाओं का इस तरह से चार्ट कभी स्कूल में पढ़ा था, अब इतना मुझे याद नहीं है, ठीक है ना।
हिंदी के भी अपने अलग अलग मानक हैं, है ना, द्रविड़ है, अलग अलग तरह का। तो इस तरह का आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, आप छोटे बच्चों स्कूल से पढ़कर आए हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को ना अपने से ज्यादा नॉलेजफुल मानता हूँ, ठीक है ना। आप इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ पढ़कर आए हैं, मैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो चलो आप मेरी मदद कीजिएगा। तो ये वाली बात अपने आप में करेक्ट है, सभी जो भाषाएं हैं या तो अपने आप में पूर्ण भाषाएं हैं या छोटे रूप की भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य भाषाओं से ही निकलकर आई हैं। नो न्यू लैंग्वेज नीड्स टू बी डिस्कवर्ड। ये तो देखो कितना ब्लंट हो गया है कि कोई नई भाषा खोजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी भाषाएं जो है वो दुनिया जानती है। व्हाट द फालतू की बात। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ मेरे भाई। पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी। इसका अर्थ क्या है? अर्थ की बात करें, पीपल आर रिकॉग्नाइज एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप से लोग पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा के आधार पर उनको नहीं पहचाना जाता। बिल्कुल सही बात है। पीपल आर रिकॉग्नाइज एज डिफरेंट एथनिक। सर अगर उनको ही डिफरेंट एथनिक आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी, उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं क्या एंड देयर लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज, उनकी भाषा को पहचानना ही तो, भाषा ही तो नहीं पता चलती बोलते क्या है। पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइज, सर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते एज डिफरेंट, ये तो इसी के ओपोजिट हो गई बात। बिकॉज द पीपल आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट एथनिकल ग्रुप्स। सर करेक्ट आंसर एक ही बनेगा। अब एक वर्ड हमने पूछा था दोस्तों, यहां पर अगर इसका मीनिंग पूछा जा रहा है तो आप कम टू बी नोन का मीनिंग बताने वाला। देखो जी, वेरिएंट का मतलब क्या होता है? आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसके वेरिएंट चेक करते हो, ये लोअर मॉडल है, ये मिडिल मॉडल है, ये टॉप मॉडल है, ऐसे ही बोलते हैं ना भाषा में। तो ये वेरिएंट है, उसकी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग आकार, है ना। स्ट्रेट का मतलब सीधा हो गया, ट्रांसपायर का मतलब होता है कोई चीज हो जाना, ठीक है ना। लिंग्वा फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्वा फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज। आप कहीं भी घूमने जाओगे आपको लिंग्वा फ्रैंका की जरूरत पड़ती है। आप हिंदी बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश में हिंदी ही बोली जाती है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, इंग्लिश इज आवर विंडो टू द वर्ल्ड। सर अंग्रेजी भाषा हमारी वो खिड़की है जिससे पूरी दुनिया को हम झांक सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। चलिए मेरे भाई, तो कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, आगे चलते हैं। तो अब ये हो गया आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को उसी टेक्निक से सोल्व करना है जिस टेक्निक से मैंने अभी तक आप लोगों के साथ मेहनत की है, वरना लंबी वीडियो जाएगी, आप भी परेशान हो जाओगे और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। एक प्यारा सा होमवर्क आप लोगों के सामने है ये, ठीक है। तो पहले एक काम करेंगे, क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ेंगे, मार्क करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे बच्चे। स्क्रीन को रोक कर पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा, क्या क्या पूछा गया है। अब इसके बाद आप इसके लिखे हुए पैसेज को पढ़ के अपने आंसर्स दोबारा से मार्क करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिनोनिम का क्वेश्चन है हॉक, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे सामने नॉट ट्रू, यानी कि इन सभी लिखी स्टेटमेंट्स में से फॉल्स आपको ढूंढना है। यहां फिर से लिखा है, ये पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी बात गलत है। देखो पूछने का तरीका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, यानी कि गलत कौन सी है। फिर यहां फिर से वही है, फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछी है, और यहां इस लिखे हुए सवाल में आपको बताना है, इन स्टडी करना है इन स्टेटमेंट्स को। आप इसमें राइट रोंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, समझ रहे हैं। आसान है, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए इसका बी ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन गलत किस में है, तो आप बी के साथ ही चले जाएंगे, फालतू नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब मैं पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर फिर से लेकर आ जाता हूं, ये आपको पैसेज पढ़ना है। अब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लगी मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लोगों की इस तरीके की मेहनत हमें मिलती है, सीरियसली दिल खुश होता है, मेहनत करने का भी मन करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगली सीरीज में फिर मुलाकात आप लोगों के साथ होगी। थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और इसी वीडियो को दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। बाय एवरीवन, शुक्रिया, और शेयर जरूर कीजिएगा।